आफ्टरनून एंड नमस्ते सभी को। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर जो कि यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमसे बीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है? मास्टर्स में भी पूछा जाता है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ठीक है ना? 3 डायमेंशन वाली। और आप इस इक्वेशन का जो है नेचर बताइए, ठीक है? इसमें जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस कीजिए और सिग्निफिकेंस क्या होगा साई और साई स्क्वायर का, ये भी बताना है। तो यूपीएससी 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले जस्ट मैं एक एलिमेंट्री आइडिया दूँगा कि क्या है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? और जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है हमारे पास, है ना? बट मैं इसको सिंपल तरीके से कराऊँगा, जो हमने सिंपल फिजिक्स में लॉ पढ़े हैं, ठीक है? हालाँकि हम जानते हैं क्वांटम लेवल पे फिजिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, बट हाँ, कुछ जो टर्म्स हैं, वो हम लेके चलते हैं, उनको हम रिलेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले जल्दी से एक बार एक छोटा-सा बेस डेवलप करते हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि जो हमारा साइंस होता है, विज्ञान होता है ना? इसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्लासिकल बड़े लेवल पे, ठीक है ना? और एक छोटे लेवल पे जिसको हम क्वांटम लेवल कहते हैं, ठीक है? तो क्लासिकल लेवल के जो लॉ होते हैं या क्लासिकल साइंस के जो लॉ होते हैं, वो अलग होते हैं, ऑब्वियस बात है। क्लासिकल साइंस का मतलब ये बड़े लेवल पे साइंस को पढ़ना, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको हम मैक्रोस्कोपिक साइंस भी कह सकते हैं। बड़े लेवल पे जो चीज़ हमें दिख रही है, ग्रेविटी जनरली आप जानते हैं, पेन को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आके गिरेगा, है ना? तो ग्रेविटी वगैरह ये सारे कांसेप्ट जो हमें लाइव दिख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में, इसको हम कह सकते हैं क्लासिकल साइंस का पार्ट है। और जबकि क्वांटम लेवल, जिसको मैं कह सकता हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो लेवल जनरली जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा या फिर खुद इतना छोटा बनना पड़ेगा, इतने छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा कि भैया मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल को पढ़ पाऊँ, क्वांटम लेवल को पढ़ पाऊँ, ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोपिक आपको पता है 10 की पावर -6 मीटर से जितनी भी छोटी चीज़ें होती हैं, वो हमें जनरली नहीं दिखाई देती हैं, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती हैं। उनको पढ़ने के लिए ऑब्वियस बात है, कुछ स्पेसिफिक लॉज़ होंगे, रूल्स होंगे, कुछ टूल्स होंगे, जिनसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ पाएँगे, है ना? क्वांटम मैकेनिक्स को या फिर माइक्रोस्कोपिक साइंस को हम पढ़ पाएँगे। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए आपको समझना है, यहाँ पे ना क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए जनरली 2 लॉज़ या 2 रूल्स दिए गए। वो कौन-कौन से दिए गए? एक मेथड है जिसको जनरली हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना? मैट्रिक्स मेथड। और ये जो मैट्रिक्स मेथड है, ये हाइज़ेनबर्ग, है ना? ये हाइज़ेनबर्ग की टीम ने दिया था। तो जो हाइज़ेनबर्ग हैं, ठीक? इनकी टीम ने ये मैट्रिक्स मेथड दिया। ये मैट्रिक्स मेथड जनरली यूजुअली पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है? तो इसलिए हम मैट्रिक्स मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा मेथड जो है, ये स्क्रोडिंजर का मेथड है, ठीक है? जिसमें हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं और इसी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हम हाइड्रोजन एटम की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? हम रिजिड ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हम पढ़ते हैं पार्टिकल 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ये सब हम जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? तो क्वांटम लेवल पे जाना है तो उसके लिए एक मान के चलो बेसिक जो टूल है वो क्या है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक? तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट अप द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हमें सेटअप करना है, ठीक? तो बीएससी है, एमएससी है, यदि आप दोनों ही कर रहे हैं बीएससी, एमएससी, तो आपके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन, ठीक है? कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। हाँ, एक और तरीका भी है, बट वो तरीका मैं आपको जब सिखाऊँगा जब थोड़े से मैं आपको क्वांटम लेवल पे और चीज़ें पढ़ा पाऊँगा, ठीक है ना? तो जैसे ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपको क्वांटम लेवल पे कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस कर पाऊँगा, तो हम देखेंगे कि भाई एनर्जी इक्वेशंस है ना? एनर्जी के जो ऑपरेटर हैं, फंक्शन है, उनसे भी हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, समझते हैं क्या है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? वेव इक्वेशन। वैसे आपने क्लास 11th में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, बिल्ली और पॉइज़न वाला, है ना? कि एक डब्बे में अगर बंद कर दिया जाए बिल्ली को और पॉइज़न को तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना? उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क करता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए खैर बेसिक सा समझते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहले समझो बेटा, अगर आप क्लासिकल लेवल पे, बड़े लेवल पे हो तो आपको वेव दिखाई देती है, ठीक है? और वो वेव जनरली आप मान के चलते हैं साइन थीटा वेव है। कौन सी वेव है? साइन वेव है। समझो, मान लीजिए एक पानी में आपने पत्थर मारा, तो आपको पता है पानी में जब पत्थर मारते हैं, पत्थर नीचे को जाएगा और वेव ऊपर को उठेगी। कोई नई बात नहीं है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है? तो वेव आपको कुछ ऐसे प्रॉपर नज़र आएगी, है ना? ऐसे चलती हुई नज़र आएगी, तो आप पानी में पत्थर नीचे को मारेंगे, तो वेव नीचे से ऊपर को उठेगी, ठीक? तो नीचे से अगर ऊपर को वेव उठ रही है, तो इसको हम साइन वेव कहते हैं।
SINE, है ना? साइन वेव कहते हैं। जिनके पास मैथमेटिक्स है ग्रेजुएशन में, वो बातों को समझ रहे होंगे कि ये साइन वेव क्या है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जो उसका वाई एक्सिस पे जो उसका एम्पलीट्यूड है, वाई एक्सिस पे जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। और आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शनल हटता है, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ए जो है इसका कांस्टेंट आ जाएगा। ए इज द मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड। हम जानते हैं किसी वेव की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है। हिंदी माध्यम वाले के लिए भी मैं बात करूँ तो हम स्क्रोडिंजर जो तरंग समीकरण है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूँ। देखो हिंदी इंग्लिश का यहाँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। स्क्रोडिंजर तरंग फलन है, हिंदी में बस ये लिखा होगा, इंग्लिश में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, बस यही बात है। बाकी आप जानते हैं साइन वगैरह, कॉस वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम लिखा जाता है, तो मुझे नहीं लगता हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे कोई समस्या आनी चाहिए, ठीक है? तो y बराबर है a sin थीटा, ठीक है? ये हमारी जनरल एक क्लासिकल वेव है, पानी पत्थर मारा तो एक साइन वेव होती है। साइन वेव क्यों होती है? किसी के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा हो, तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि भैया ये वेव है ना, इसको ऑब्वियस बात है वेव एक सर्कुलर वेव ही मानी जाती है। वेव जो होती है जनरली उनको सर्कुलर वेव माना जाता है। तो आपको पता है सर्कल 0 शुरू होगा, ऐसी साइन वेव 0 शुरू हो रही है और आप सभी जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। मुझे पता है काफ़ी बच्चे यहाँ पे बायोलॉजी वाले भी हैं, तो ऑब्वियस है क्लास 10 तक आपने इतना मैथमेटिक्स तो पढ़ा है, इतनी बेसिक बातें पढ़ी हैं। बट अगर नहीं पता है, कोई बात नहीं, मान के चलिए पानी में पत्थर मारा तो वेव 0 शुरू हो रही है, 0 से वेव शुरू होगी तो वो ऐसे बनेगी और उस वेव को साइन वेव कहा जाता है। क्लियर है? तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, फिर आप जानते हैं साइन 90, 90 की वैल्यू साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो आप समझ सकते हैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 90 पे आया है। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तब ये वैल्यू आई होगी। ऐसे ही साइन फिर उसके बाद 180, 180 पे साइन 0 हो जाता है, तो समझिए ये जब वेव फिर 0 पे आई है तो दैट मीन्स 180 इसने ट्रैवल कर लिया है। फिर इसके बाद देखो साइन 270, यहाँ पे वैल्यू मैं जिसको मिनिमम पीक बोल सकता हूँ, ठीक है ना? ये मैक्सिमम हाइट है और ये इसकी क्या हो गई? बिल्कुल लोवेस्ट हाइट होगी, मिनिमम हाइट होगी। तो ये हो गया साइन 270 और साइन 270 -1 होता है, इसलिए वैल्यू देखो नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो हमें समझ में आ रहा है ये वेव का ऊपर वाला फेज हमेशा पॉजिटिव होगा और वेव का नीचे वाला फेज बोल रहा हूँ, चार्ज नहीं बोल रहा। चार्ज अलग चीज़ है, फेज अलग चीज़ है। क्लियर? तो वेव का जो ऊपर वाला फेज है पॉजिटिव होगा, नीचे वाला फेज नेगेटिव होगा। सिमिलरली मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से कोई मेरी साइन वेव चल रही है। क्लियर? अगर मैं बोलता मेरी ये कॉस वेव है, तो कॉस वेव बेटा मैक्सिमम से चलती है। कहाँ से चलती है? मैक्सिमम से मिनिमम की ओर, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर। क्यों चलती है? तो उसके पीछे का रीज़न कॉस ही है। कॉस ऑब्वियस बात है कोई वेव 0 शुरू होगी, सर्कुलर वेव है तो 0 शुरू होगी और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स ये मैक्सिमम 1 से शुरू होगी और cos 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इससे 90 पे आते ही ये वेव कितनी जाती है? 0 हो जाती है। तो ये कारण है cos वेव और sin वेव का। तो इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द साइन वेव एंड व्हाट इज़ द cos वेव। क्लियर है? तो ये जो वेव है, ये बच्चों एक क्लासिकल वेव है। कैसी वेव है? एक क्लासिकल वेव है। क्लासिकल वेव है। ठीक है? हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्लासिकल वेव की तरह ही मान लो एक क्वांटम मैकेनिकल वेव है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका डुअल नेचर होता है, ठीक है? ये लैब स्टैंड वाले में मैं समझा भी चुका हूँ, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। डुअल नेचर का मतलब है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना? ये इनका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब ये वेव और पार्टिकल दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं। इस पे मैं कभी डिटेल में और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? तो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसा मान के चलूँगा कि भाई इलेक्ट्रॉन मान लो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो बस इतना रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए कि भाई वो एक वेव है तो ऑब्वियस बात है देखो मैथमेटिक्स तो आपका चाहे क्लासिकल लेवल है, बड़े लेवल है या फिर क्वांटम लेवल है, छोटे लेवल पे, दोनों पे ही मैथमेटिक्स आपका काम करता है। मैथमेटिक्स चाहे बड़े लेवल पे पढ़ लो, चाहे छोटे लेवल पे पढ़ लो, दोनों पे ही आपका मैथमेटिक्स काम करेगा। क्लियर? तो वाई ए साइन थीटा है, ये क्लासिकल वेव है। अगर मान लो मुझे क्वांटम लेवल पे आना है, तो बस उस y को हम साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। y को साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे y क्या है? क्लासिकल वेव फंक्शन है, क्लासिकल वेव फलन है, तरंग फलन है। क्लियर? और यहाँ पे जो साई है, ये क्या है? क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या है? क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। ठीक है? क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लेंथी जा सकता है। अदरवाइज़ मुझे पता है यूपीएससी में क्वेश्चन हमें कितने में 5 से 10 7 से 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हमें करना होता है। क्लियर? समझा रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, कोई बात नहीं। बट हमें कांसेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा। तो साई क्या है? क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। वाई क्या था? क्लासिकल वेव फंक्शन था। बस मुझे ये समझ में आया कि साई भाई मैं क्वांटम लेवल के लिए लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई को पीएसआई ऐसे करके लिख देते हैं, त्रिशूल जैसा है, ठीक? तो साई बराबर कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स तो यहाँ भी वैसा ही चलेगा जैसा हम जनरली मैथ में पढ़ते हैं कि भैया बड़े लेवल पे बस वो वाई है और छोटे लेवल पे वो साई हो गया। दोनों ही वेव फंक्शन है, वहाँ पे वो वाई क्लासिकल वेव फंक्शन है, यहाँ पे साई क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। इतनी बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब ये थीटा हम सभी जानते हैं, हमारा थीटा जो होता है वो एंगल होता है। मान लो अगर ये वेव यहाँ से चलना शुरू हुई है, यहाँ तक पहुँच रही है, तो आप सभी जानते हैं ये जो एंगल होगा इसको हम थीटा कहेंगे। क्लियर?
अब ये वेव चल रही है, यहाँ से देखना समझना, यहाँ से वेव चल रही है और ये वेव यहाँ से चल के मान लो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई। तो इसने कुछ एंगल भी बनाया होगा, उस एंगल में जनरली कुछ उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, इसको जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? इसको जनरली एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, ठीक है? तो ओमेगा है, इसको मैं जनरली कह देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब मान लो यहाँ पे टाइम 0 था, अभी वेव शुरू नहीं हुई, धीरे-धीरे चलना शुरू हो गई, तो कुछ टाइम टी भी बीत गया। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा डिपेंड करेगा कि कितनी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, इनटू में कितना उसका टाइम था। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा इनटू टी आ जाएगा, जिसको जनरली आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। अब थीटा की वैल्यू जो ओमेगा टी है, कैसे आई? फिर से बता रहा हूँ, भाई वेव ट्रैवल कर रही है, कुछ एंगल थीटा बना रही है और थीटा कैसे बन रहा होगा? कि कुछ उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ आवृत्ति होगी, कुछ आवृत्ति से वो तरंग घूम रही होगी और इनटू में कितना टाइम में घूम रही है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा इनटू टी। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी फ्रीक्वेंसी लगी और कितना समय लगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है थीटा। तो ऑब्वियस है जो मेरा साई बनेगा वो कितना बनेगा, जल्दी से बताइए? ये बन जाएगा ए साइन थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा इनटू टी। अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बेटा जी 2 पाई न्यू होता है। ये सब हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है? कोई नई बात नहीं है। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई न्यू। ओमेगा को अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, तो न्यू हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम होता है, आप सभी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/t होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है? तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो आप जानते हैं साई बराबर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a साइन ओमेगा की वैल्यू कितना? 2 पाई न्यू इनटू टी। बहुत सरल सी बात है, मैंने कुछ भी नया नहीं करा, ओमेगा की बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है? और आप सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ, न्यू बराबर c बाय लैम्ब्डा। ठीक है? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। ठीक है? लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा है वेवलेंथ, वेव की लंबाई, तरंग दैर्ध्य जिसे बोलते हैं। ठीक है? और न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? लैम्ब्डा है वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे न्यू की ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, तो देखो ए बराबर कितना आ जाएगा? साइन 2 पाई सी अपॉन में लैम्ब्डा और देखो टी मल्टीप्लाई में है। सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। न्यू बराबर सी बाय लैम्ब्डा होता है, मैंने बस यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर? अब जरा समझना, c स्पीड है, t टाइम है। स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस ही तो होता है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, वेग है, t क्या है? समय है। तो समय गुणा में वेग हमारा डिस्टेंस ही तो होता है, डिस्टेंस ही तो होता है। अब जरा समझो बेटा जी, जो हमने ये साइन वेव मानी है, ये किस डायरेक्शन में चल रही है? हम जानते हैं y एक्सिस में इसका एम्पलीट्यूड दिख रहा है और ये वेव x एक्सिस पे प्रोपोगेट कर रही है। ये वेव x एक्सिस की ओर जा रही है, ये वेव x एक्सिस की ओर जा रही है। दैट मीन्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x एक्सिस हो गया है। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो ऑब्वियस बात है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी x एक्सिस में ट्रेवल करती रहेगी, उतनी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। तो यही तो कह रहा हूँ, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, t टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है। और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है? तो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगी? इसकी एक्स डिस्टेंस या एक्स डायरेक्शन उसकी हो जाएगी। तो देखो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी ए साइन, ठीक है, 2 पाई सी इंटू टी, क्या बन गया हमारा? डिस्टेंस एक्स अपॉन में कितना? लैम्ब्डा। तो ये मेरे साई की वैल्यू आ गई। ठीक है? ये साई की वैल्यू आ गई। तो ध्यान में रखना, ये बेटा साई की वैल्यू कौन-सी है? ये साई की वैल्यू वो है जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ना? कि भैया क्या होता है ऑस्किलेशंस, उस सब में सब वैल्यूज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है? हालाँकि उस वैल्यूज़ में आप देखते हैं थीटा प्लस माइनस करके भी समथिंग दिया रहता है। बट हाँ, ये सारी टर्म्स हम क्लास 11th में ही पढ़ चुके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार एमसीक्यूज़ में हमें, ठीक है ना? मास्टर्स में जब एमसीक्यूज़ आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भैया अगर हमारी कोई क्वांटम मैकेनिकल वेव है, तो इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन क्या होगा? तो साई बराबर a sin 2 पाई x बाई लैम्ब्डा होगा। कोई भी वेव ये चल रही है, इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? साई बराबर a sin 2 पाई x अपॉन में लैम्ब्डा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, 1 मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है? अब इसमें आगे जो बातें हैं, इसमें थोड़ा-सा मैथमेटिक्स अप्लाई होगा, तो आगे जो बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखो, डिफरेंशिएशन का मुझे यहाँ यूज़ करना है, तो आपको पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन पे मैथमेटिक्स है, उनको तो ये बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है? जिन पे मैथमेटिक्स होगा, उनको ये बात तो बहुत ही समझ में आ जाएँगी ईज़िली, बट ऑब्वियस है काफ़ी बच्चे बायो बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो बायो बैकग्राउंड वालों के लिए बता देता हूँ। 2 तरह के डिफरेंशिएशन है, एक है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, एक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है?
बस हमें यही चूज़ करना होता है कि क्वांटम लेवल पे हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन को चूज़ करेंगे या पार्शियल डिफरेंशिएशन को चूज़ करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन का आंसर हमें देगा भी। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? मान लो डिफरेंशिएशन को पहली बार डी बाई ऐसे लिखते हैं डीएक्स। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो बट्टे में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मान लो 2 फंक्शन है एक्स और वाई। तो बेटा यहाँ पे एक्स और वाई 2 अलग-अलग फंक्शन हैं, ठीक है? तो ये जब डी बाई डीएक्स मैं एक्स और वाई पे लगा रहा हूँ और एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना, गुणा होना। ठीक? तो डिफरेंशिएशन कहता है कि भाई अगर आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हो, तो आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले आओ, मतलब एक्स को बाहर ले आओ और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। डी बाई डीएक्स ऑफ वाई कर दो। क्लियर? फिर दूसरे फंक्शन को बाहर रखो, आपकी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ये प्रोडक्ट रूल होता है, बहुत सरल है। क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन है, अगर आप 1 और 2 अलग-अलग फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है? फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखो और पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। ये प्रोडक्ट रूल है, बहुत सरल सा रूल। क्लियर? फिर आप जानते हैं डी बाई डी एक्स 1 होता है, तो ये फंक्शन बन जाएगा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस कितना वाई। बहुत सरल सी बात है। ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को देखो, बस डी को ऐसे मोड़ के लिखो। क्लियर है? अब मान लो यहाँ मैं कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो पार्शियल का मतलब ये पूरा डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ये केवल किसको डिफरेंशिएट करेगा? जिसका फंक्शन है। देखो एक्स का फंक्शन है, तो केवल ये एक्स को ही डिफरेंशिएट करेगा, वाई इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। जो कांस्टेंट होता है आपको पता है, डिफरेंशिएशन से जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। तो कितना बचेगा? वाई देखो बाहर आ गया कांस्टेंट, तो डी बाई डीएक्स और डी बाई डीएक्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? केवल वाई आ जाएगा। वाई इंटू 1 वाई आ जाएगा। बहुत सरल सी बात है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही है जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और बाकी सारी जितनी भी टर्म होंगी वो उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, स्थिरांक हो जाएंगी। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक? तो पार्शियल और कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब होता क्या है? क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे जब हम पढ़ने जाते हैं, तो हमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, हम अवॉइड करते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन को। क्या कारण है? क्योंकि बेटा 2 फंक्शन को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। देखो क्वांटम लेवल पे हम जब छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो पहली बात एक फंक्शन ही हमसे नहीं संभलता, तो 2 फंक्शन को संभालना तो और मुश्किल कार्य है। समझ में आ रही है बात? तो क्वांटम लेवल पे, छोटे लेवल पे हम 2 फंक्शन को एक साथ लेके नहीं चलते हैं। क्लियर? तो क्वांटम लेवल पे हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये बेनिफिट है कि भाई वो केवल एक ही फंक्शन को लेके चल सकता है। मतलब अगर आपके पास 2 फंक्शन है और 2 में से एक ही फंक्शन को चूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया छोटे लेवल पे 2 फंक्शन को एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल कार्य होता है। कहीं न कहीं अगर आप उसको रिलेट कर पाएँ तो हाइजेनबर्ग को भी यहाँ रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। मतलब किसी भी, हाइजेनबर्ग कहता है किसी भी आप छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इसके लिए आप या तो उसकी स्थिति या फिर उसका वेग एक साथ नहीं बता सकते हैं, या फिर स्थिति या फिर उसका जो स्थिति है या फिर उसका संवेग है, वो एक साथ नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना? ये कहीं न कहीं हाइजेनबर्ग भी कहना चाह रहे हैं। तो दैट मीन्स स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे ये बहुत मुश्किल कार्य है कि आप 2 फंक्शन को एक साथ पढ़ें। इसीलिए हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी? देखो साई बराबर कितना आया था? a sin 2 पाई x अपॉन में लैम्ब्डा आया था। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन बनी थी और इक्वेशन नंबर 2 थी। अब बस मैं कुछ नहीं कर रहा, इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है? कैसा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 तरीके से डिफरेंशिएट होता है। हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के आपेक्ष में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है? एक्स के आपेक्ष में क्यों? क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो एक्स ही चल रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा। चलिए करिए, तो हो जाएगा डी साई अपॉन में डी एक्स, ठीक है? इक्वल टू आप जानते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएट होगा तो दोनों साइड ही होगा। फिर अंदर फंक्शन है ए साइन, ठीक है? 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्ब्डा। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करिए अच्छे से। अब ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स। मैं थोड़ा सा लेंथ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि भाई बायो वाले बच्चे हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? लैम्ब्डा। अब साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है? तो ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कितना होगा? साइन एक्स। ये कितना होगा? तो ध्यान रखना, साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस आता है। कितना आता है? कॉस आता है। क्लियर है? क्लियर है? तो प्लस का कॉस आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कर रहा हूँ, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात? ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है। भाई साइन और कॉस आपस में चेंज होते रहते हैं, बट जब साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्लस का कॉस होता है और जब कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन होता है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है? अब इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा? कॉस बन जाएगा, ठीक है? तो आ जाएगा a cos, ठीक है, 2 पाई x
अपॉन में लैम्डा, और आपको पता है डिफरेंशिएशन अंदर तक चलता है, तो यहाँ पे d/dx, भाई साइन का डिफरेंशिएशन करा है, अब ये फंक्शन तो बच गया, इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो d/dx ऑफ 2πx अपॉन में लैम्डा, और आपको पता है 2π अपॉन में लैम्डा एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर आता है, और d/dx ऊपर भी है, d/dx नीचे भी है, कट जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर पुट करके बता देता हूँ। तो ये बन जाएगा a cos 2πx, है ना, अपॉन में लैम्डा, इनटू में देखो 2πx 2 पाई अपॉन में लैम्डा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा d/dx। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल ऑब्वियस बात है टर्म का होता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो dx से dx कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना बना, ये बना कितना 2 पाई लैम्डा, ठीक है, a cos 2πx अपॉन में लैम्डा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन आई है ना d साई अपॉन में dx, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। लेट अस से इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, x के अपेक्ष में मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। चलिए करिए, तो बेटा d अपॉन में d, ठीक है, dx इनटू में कितना d साई अपॉन में dx, देखो दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन ऐसे ही है, d/dx से कर दूंगा उसको डिफरेंशिएट, और इक्वल टू में कितना बचा d/dx, और कितना बना 2 पाई अपॉन में लैम्डा a cos 2πx अपॉन में कितना लैम्डा। बहुत सरल सी बात है। चलिए, तो d इंटू डी, डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डी स्क्वायर साई अपॉन में कितना बन जाएगा dx का स्क्वायर, इक्वल टू, चलिए डिफरेंशिएट करिए, तो आपको पता है 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अपॉन में लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद अंडर डिफरेंशिएट होगा, a भी बाहर आ जाएगा, और आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएट अभी बताया कितना होता है, माइनस का साइन, कितना होता है, माइनस का साइन 2 पाई x अपॉन में कितना लैम्डा, और आपको अभी बताया भाई आगे जो 2 पाई x अपॉन में लैम्डा होगा उसका भी डिफरेंशिएट होगा, और इससे कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा। कुछ भी ऐसा एज सच मैं नया नहीं बता रहा, आपको पता है कॉस का साइन हो जाएगा, बट अंदर वाला 2 पाई x इसका भी डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा 2 पाई/लैम्डा, अभी जस्ट समझाया था। क्लियर है? तो 2 पाई इंटू 2 पाई आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में कितना लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, माइनस वाली टर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये कितना बना a साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे बुलबुले उठ रहे होंगे, है ना, बुलबुले उठ रहे होंगे, क्यों उठ रहे होंगे कि सर हमने 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करा, व्हाट इज द रीजन। तो इसके पीछे का बहुत सरल सा कारण होता है बच्चों, हम जितने भी क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन को पढ़ते हैं, हम रूल पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल जो फंक्शन होते हैं बच्चों, दे मस्ट बी कंटिन्यूअस। कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है, और उनकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, दे हैव द फाइनाइट वैल्यूज, ये पढ़ेंगे, ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, ठीक है। तो दे मस्ट बी कंटिन्यूअस, दे मस्ट बी फाइनाइट, है ना, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अब देखो, जब मैंने साइन को एक बार डिफरेंशिएट करा, बेटा ये तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस मेरा फंक्शन ही चेंज हो गया, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं कॉस को फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो फिर से साइन बन जाएगा, तो दैट मींस मैंने फंक्शन अपना साइन से शुरू करा था, और ये देखो एंड में साइन पे ही खत्म हो रहा है, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक रूल है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, और ऑब्वियस बात है हमें एम के लिए भी सेम ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एम के लिए भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखो a sin 2 पाई x/लैम्डा, क्या ये मेरा साई नहीं है, क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, क्या ये मेरा समीकरण नंबर 2 नहीं है। समीकरण नंबर 2 क्या था, साई बराबर था a sin 2 पाई x अपॉन में लैम्डा। ये जस्ट अभी मैंने समीकरण नंबर 2 लिखा था, देखो कहाँ लिखा था अभी जस्ट, ये देखो, ये देखो, ये समीकरण नंबर 2, ये मेरा साई बराबर कितना है, a sin 2 पाई x/लैम्डा है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर साई की वैल्यू a sin 2 पाई x/लैम्डा है, तो ये a sin, ये देखना a sin 2x/लैम्डा, इसकी जगह मैं साई रख दूं, है ना, साई रख दूं, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बना, माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, और ये पूरी टर्म कितनी बन गई, साई बन गई। अभी तो लिखा है साई बराबर a sin 2 पाई x/लैम्डा है, तो बेटा ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो गई। अब जब कुछ बातें और समझनी है, एमसीक्यूज डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अगर मेरे पास कोई वाइब्रेशनल स्ट्रिंग है, ऐसा धागा जो वाइब्रेट कर रहा है, आपको पता है जब वो धागा वाइब्रेट करेगा, मान लो एक धागा था, ये धागा था, ये धागा था, इस पे आप फोर्स लगाओ नीचे को, आपको पता है फोर्स लगाओगे तो ऐसे ऊपर और नीचे को वाइब्रेट होना शुरू कर देगा, ये ऊपर और नीचे को ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना शुरू कर देगा, तो ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, वाइब्रेट करता हुआ धागा है, तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की इक्वेशन भी बन गई, ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन, वाइब्रेट करता हुआ जो धागा है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन आपके सामने, आई थिंक इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ, 3 तक कर चुके हैं, इसे 4 मान लेता हूँ। क्लियर है?
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा ना कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं इनका डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल नेचर होता है। तो बेटा इसको सॉल्व कराया था डी ब्रॉगली जी ने, है ना? डी ब्रॉगली जो महान साइंटिस्ट, हालाँकि 2 इक्वेशन को बस कंपेयर करा था बट नहीं, बहुत सारी थ्योरीज़ और भी दी थी। खैर, तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना होता है? इनके अकॉर्डिंग h ओवर में mv होता है, ठीक है? लैम्ब्डा क्या है? वेवलेंथ आपको बता ही चुका हूँ। लैम्ब्डा है वेवलेंथ, क्वेश्चन में ये तो बोला है कि भैया इन टर्म्स को भी डिफाइन करते हुए चलिए। लैम्ब्डा है वेवलेंथ, h है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का स्थिरांक, ठीक है? इट इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है? इसके बाद m क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? और न्यू यहाँ पे v क्या है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये प्रॉपर v है ना? इसको मैंने थोड़ा फ्रीक्वेंसी की तरह बना दिया। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेग है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्ब्डा कितना है? h ओवर में mv है, ये ध्यान में रखना है। बस कुछ नहीं करो, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसको मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 4। ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें पुट कर देता हूँ। चलिए करें। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू, बोलो जल्दी से कितना बनेगा? ये बनेगा कितना? -4 पाई स्क्वायर। लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी हो गई? h स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर v स्क्वायर। कुछ नहीं करा है, लैम्ब्डा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दिया। तो लैम्ब्डा का स्क्वायर है तो h का स्क्वायर भी हो जाएगा, बट्टे में m स्क्वायर और v स्क्वायर भी हो जाएगा, और इनटू में साई है ही। चलिए इसको और अच्छे से लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा कितना? डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है एम वी नीचे डिवाइड में सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर साई। देखो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है? लेट अस से मैं इस वाली इक्वेशन को मान लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 5 है। क्लियर है? चलिए अब कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। बेटा मान लो जो इलेक्ट्रॉन जिस एनवायरनमेंट में घूम रहा है ना? जहाँ भी घूम रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आप सभी जानते हैं, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? गतिज ऊर्जा प्लस उसकी स्थैतिज ऊर्जा, जनरली शायद इसको यही कहते हैं पोटेंशियल को हिंदी में, ठीक है? तो टोटल एनर्जी जो है ई, वो बराबर क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो हमने बचपन से इक्वेशन पढ़ी है, और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली वी से ही लिख देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से देखना जरा, v को माइनस में ले आया तो e माइनस वी हो गया, इक्वल टू इधर ले आऊंगा माइनस हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, और कितना बचा? एम वी स्क्वायर बचा। देखो कुछ नया नहीं है, सच कुछ भी नहीं मैंने पुट करा, केवल टोटल एनर्जी मैं जानता हूँ, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सरल सी बात है। और टोटल एनर्जी ई है तो ई इक्वल टू कितना आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के वी। तो आपने देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2 ई माइनस वी निकाल दी। अब इसको कुछ नहीं करें, ऊपर देखो, ऊपर पुट इन इक्वेशन 5 कर दे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। यही है बस इसमें, सरल तरीके से समझना है तो यही है सरल तरीका। देखो कहाँ से चले, y बराबर a sin थीटा, फिर y को साई माना, साई बराबर a sin थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू टी आ जाएगा, न्यू बराबर c बाय लैम्डा। तो कितना बना? साई बराबर a sin 2 पाई c अपॉन में लैम्डा था और इनटू में टी था, c इनटू टी हमारा x बन गया था। तो साई बराबर कितना आया था? बोलो a sin 2 पाई x अपॉन में लैम्डा। इतनी सरल सी इक्वेशन लेके चलें, बस हमें कुछ इक्वेशन ऑलरेडी नोन होनी चाहिए, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 5 को जल्दी पुट कर देता हूँ। तो देखो कितना बनेगा? ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो माइनस का 4 पाई स्क्वायर। देखो इस वाले ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम, अरे भैया एक मिनट दीजिएगा, हाँ, एम इंटू में एम वी स्क्वायर। देखो कुछ भी नहीं करा है, एम स्क्वायर था तो एम इंटू एम कर दिया, वी स्क्वायर कर दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह के ना हो। अपॉन में स्क्वायर है और साई तो है, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? पुट कर देता हूँ। तो कितना है? माइनस का 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एक एम बच गया, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये है इंटू में 2 ई माइनस वी, ठीक है, अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है, और साई तो यहाँ चल ही रहा है। आई थिंक इतनी बातें आप सभी को क्लियर होंगी, ठीक है? चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बना डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, ई माइनस का वी, ये बन जाएगा अपॉन में एच स्क्वायर, इनटू में कितना बन रहा है? इनटू में वो फंक्शन साई चल ही रहा है, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई, ठीक है। और देखो ये जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये इसमें केवल एक्स एक्सिस दिख रही है ना, तो इसको कह सकता हूँ वन डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको और प्रॉपर करके लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस का वी, ठीक है, साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा ये मैंने क्या बनाई? ये मैंने बनाई स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर की
वेव तरंग समीकरण, ठीक है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना ली। किसके लिए बना ली? वन डायमेंशन, एक बीमा के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और मैं आपको बता दूं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन चाहे वन डायमेंशन के लिए निकालो, चाहे टू डायमेंशन के लिए निकालो, चाहे थ्री डायमेंशन के लिए निकालो, ये जो फंक्शन है ना, ये सेम ही रहने वाला है। दैट मीन्स इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर मैं इसी इक्वेशन को एक्सटेंड कर दूं, है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं इसे, एक्सटेंडिंग टू थ्री डी, वन डी इक्वेशन को अगर थ्री डी तक एक्सटेंड भी कर दूंगा, तो बेटा इस वाले फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस का कितना, 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, ई माइनस का वी साई अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये चीज मुझे यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है? लेटर से जो भी क्वेश्चन है उसको ये मान लीजिएगा। क्लियर है? तो यूपीएससी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इतना सॉल्व करना था, इतना पूछा था कि थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन को प्रूफ कीजिए, सॉल्व कीजिए। फिर हमको साई का भी बताना है कि साई का क्या यूज है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साई, है ना? साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, इसके बारे में बताना है। बट हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ाता हूँ यूपीएससी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 को समझाने से पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ, जो हमें ऑब्वियस है बीएससी और एमएससी वाले बच्चों को भी हेल्प करेगा। तो बेटा जी, ये फंक्शन जो है ना, ये शुरू में एक्स वाई जेड, इसमें आपको पता है डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर जेड, इन सभी में साई साई आ रहा है। दैट मीन साई जो हमारा वेव फंक्शन है उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो ये बन जाएगा, देखो, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है तो जनरली कंप्लीट डिफरेंशिएशन में हम कॉमन नहीं लेते हैं, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम कॉमन ले सकते हैं, ये हमें सुविधा है ना? चलो, तो जनरली हम यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन में जनरली कॉमन नहीं लेते हैं, पर हाँ पार्शियल में ये सुविधा मिल जाती है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने क्या करा, तीनों के साई को कॉमन ले लिया, है ना, प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक, ई माइनस का वी, और यहाँ हो गया साई अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसको हम कहते हैं लाप्लेशियन या ऑपरेटर, नॉट फंक्शन। फंक्शन तो हमारा ये है, सॉरी, साई स्क्वायर वेव इक्वेशन है या फंक्शन है, ठीक। ये जो है, ये हमारा ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम लाप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड द लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और इस लाप्लेशियन ऑपरेटर को हम डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज कॉल्ड डेल, डेल का स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स स्क्वायर्ड है क्योंकि ये सब भी स्क्वायर्ड है। तो डेल स्क्वायर साई प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, ई माइनस वी, ठीक है, साई अपॉन में कितना, एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और साई को ऐसे ब्रैकेट में करके एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साई में तीनों ही बीमाएं आ रही हैं, एक्स भी आ रही है, वाई भी आ रही है और जेड भी आ रही है। तो सिंपली कह सकता हूँ कि जो लाप्लेशियन ऑपरेटर है एक्स वाई जेड, है ना, डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड, ये बराबर है, ये सिमिलर है, ये बराबर है किसके, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर के। क्लियर है? तो मैंने इसलिए इन सबको रिप्लेस किससे कर दिया, लैप्लेशियन ऑपरेटर से इसको रिप्लेस कर दिया। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती है। क्लियर है? क्लियर? चलिए, तो इतनी बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अच्छा, कई बार हमें देखो एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि डेल स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, यहाँ साई भी लिख देगा एक्स वाई जेड। अरे बिल्कुल, साई भाई तीनों डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साई एक्स वाई जेड लिख देगा, है ना, ऐसा करके लिख देगा 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। ऐसे यहाँ एनर्जी, अरे एनर्जी भी तीनों डायमेंशन की लिख सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लें पोटेंशियल, ये भी तीनों डायमेंशन का लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। एच स्क्वायर, अब ये मत कहना ना कि मास भी तीनों डायमेंशन का है, पाई भी तीनों डायमेंशन का है, इट इज नॉट पॉसिबल, मास तो एक सिंगल कंस्ट्रेंट होगा। क्लियर? और यहाँ पे साई, फिर साई को भी सेम ऐसे ही एक्स वाई जेड लिख देगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ऐसे भी लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना भाई, समझ जाना उसने तीनों एक्सेस एक्स वाई जेड तीनों को ही डिफाइन किया हुआ है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इस वाली क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मान लेता हूँ ए है, ठीक है, ए मान लेता हूँ। अब इस ए वाली क्वेश्चन को ना मैं सेपरेट कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ कि 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर, इसको ई में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए करिए, तो बन जाएगा, देखो, डेल स्क्वायर साई प्लस कितना, 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन कितना, एच स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, वी साई अपॉन में कितना, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। मैंने कुछ नहीं करा, देखो भैया, अंदर मल्टीप्लाई करके, बस भैया ऑब्वियस है, यहाँ भी देखो माइनस है बीच में, माइनस करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन को जनरली कहूँ, मैंने क्या कर दिया, फैक्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फंक्शन को, ये देखो 8 पाई स्क्वायर एम ई साई, इसको इक्वल टू के इधर ले जाता हूँ, ले जाइए, तो कितना बन जाएगा, देखो, डेल स्क्वायर साई, ठीक, इधर बचा माइनस 8 पाई स्क्वायर एम वी साई अपॉन में कितना, एच स्क्वायर, और ये प्लस की टर्म है, इक्वल टू इधर ले जाता हूँ, माइनस का बन जाएगा, तो 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, ई साई अपॉन में एच स्क्वायर। देखो बहुत सरल है, ये वाली टर्म इधर ही है, प्लस वाली टर्म को इक्वल टू के इधर ले गया, माइनस का बन गया। अब इस पूरी इक्वेशन जो है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ऑन डिवाइडिंग, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन डिवाइडिंग
द अबव इक्वेशन बाय किससे डिवाइड कर रहा हूँ इसको -8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इसी टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसी से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड कर दूंगा तो आपको पता है एक पूरा कट जाएगा, इधर वाली टर्म पूरी कट जाएगी। आपको पता है माइनस और माइनस ये आपस में कट जाएगा, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। तो माइनस का 8 पाई स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा माइनस का डेल स्क्वायर साई, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 8 पाई स्क्वायर एम से। जिसके समझ में नहीं आया तो देखो इधर डेल स्क्वायर डिवाइड करूंगा तो उसके बट्टे में भी तो ये टर्म आ जाएगी अपॉन में एच स्क्वायर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि माइनस ऊपर कैसे पहुंच गया, कोई बात नहीं, आप इस माइनस को उठा के नीचे ही रख दीजिए। अच्छा ये मिट गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस देखो चाहे आप यहाँ भी लिख लो प्रॉपर, कोई बात नहीं, 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, वी साई अपॉन में एच स्क्वायर, और इससे ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, वी अपॉन में कितना एच स्क्वायर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार वैल्यू पूरी टर्म रख के देख लीजिए, ठीक है। इक्वल टू में कितना है, -8 पाई स्क्वायर एम ई साई है और अपॉन में एच स्क्वायर है, और इससे तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको पता है ये टर्म कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ भी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ तो कुछ कटने के लिए है नहीं, इसलिए एच स्क्वायर आपको पता है सबसे डिवाइड में सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर भेज देंगे, बन जाएगा कितना एच स्क्वायर अपॉन में कितना 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, डेल स्क्वायर साई, और आपको पता है ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये टर्म प्लस में आ जाएगी, प्लस का वी साई बचेगा, यहाँ इक्वल टू में कितना बचेगा ई साई बचेगा। ये टर्म आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं यहाँ से साई कॉमन ले लूँ तो आपको पता है इक्वेशन बन जाएगी कितना एच स्क्वायर अपॉन में कितना 8 पाई स्क्वायर एम। ये सभी बच्चों को हेल्प करेगा, चाहे आप इसको ग्रेजुएशन के लिए देख रहे हैं, मास्टर्स के लिए देख रहे हैं, ऑलरेडी सबको हेल्प करेगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा कितना डेल स्क्वायर प्लस का कितना वी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या फंक्शन साई, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा ई साई बचा, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो फंक्शन है इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये काफी बार आपसे प्रूफ करने का एग्जाम में बोलता है कि प्रूफ दैट एच साई इक्वल टू ई साई। कुछ नहीं, बहुत सरल है, और यहाँ पे एच जो है इसको हम हैमिल्टोनियन फंक्शन बोलते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन आपसे काफी बार पूछा जाता है कि हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या है, तो ध्यान में रखना है क्या है, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम है, डेल स्क्वायर है और प्लस का बी है, ठीक है। तो प्रूफ करने को बोलता है कि फॉर द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन प्रूफ दैट एस साई इक्वल टू ई साई, है ना, एस साई जो है ई साई के बराबर होगा। ये चीज आपसे पूछता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि एस साई बराबर ई साई होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, नॉट इक्वल होता है, ठीक है ना, या छोटा होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, ध्यान में इनको रखिएगा। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और थोड़ी देर पहले तो पढ़ा नेट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। कभी जब फंक्शन ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये बातें, ये टर्म्स और अच्छे से समझाऊंगा। आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करके देखा। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे कि भैया साई क्या होता है, तो जरा समझो साई क्या है। साई क्या है हमने समझा, साई इज द क्वांटम मैकेनिकल, इट इज द क्वांटम मैकेनिकल क्या है, वेव फंक्शन है। साई इज द क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। क्या साई का खुद का कोई फिजिकल रेलिवेंस है, तो साई का खुद का कोई फिजिकल रेलिवेंस नहीं है, बस ये बताता है कि यहाँ पे हमारी अगर साइन वेव है तो वो ऐसे चलेगी, और बस ये बता देता है कि वेव इस तरीके से चलेगी और ये वेव के फेजेस हैं, इतनी ही बात बताता है बस कौन, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन साई, ठीक है। अब जरा समझना, हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो बेटा जी समझना साई किसको बता रहा है, साई बहुत छोटे लेवल को, क्वांटम्स को बता रहा है, बहुत छोटे लेवल पे जाके साइंस की बात कर रहा है ना, क्वांटम लेवल पे जाके साइंस की बात कर रहा है, छोटे लेवल पे जाके साइंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझना कि क्वांटम लेवल पे जब हम जाते हैं तो बेटा ये साई को हम इमेजनरी मानते हैं, साई बराबर कितना मानते हैं, देखो a प्लस आइटा बी ऐसे मानते हैं, और आपको पता है a प्लस आइटा बी की टर्म में हमारे इमेजनरी नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे a और b रियल नंबर हैं, a और b वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसा माना जाता है क्वांटम मैकेनिक के लेवल पे जो हमारा साई है इसका फिजिकल रेलेवेंस क्या है कि एक इमेजिनरी फंक्शन है, कैसा है, इमेजिनरी फंक्शन है, और इतने इमेजिनरी फंक्शन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, साई बराबर a प्लस आइटा बी है, क्लियर। इस इमेजिनरी फंक्शन को रियल बताने के लिए हमारा साई स्क्वायर आया, साई स्क्वायर आया, और यही लड़ाई है, आपने देखा होगा एक असेसमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट, उसके बारे में सुना हो कि भाई महान साइंटिस्टों की वहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई का जो कंक्लूजन है यहीं पे दिया गया था बाय द स्क्रोडिंजर, ठीक है। तो क्या दिया गया था भाई, आपको पता है कि साई हमारा इमेजिनरी नंबर है, और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर है इट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर सिंपल सी टर्म में बोलूं साई स्क्वायर क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो साई स्क्वायर क्या होगा, आपको सभी को पता है, जो साई स्क्वायर होगा ये होगा साई इंटू साई, साई इंटू साई होगा, बहुत सरल सी बात है। और आपको पता है साई अगर इमेजिनरी नंबर है तो मैं साई की वैल्यू यहाँ अगर पुट करके देखूं तो a प्लस आइटा भी है, और दूसरे वाले साई की वैल्यू, अच्छा
एक चीज़ और, ये जो साई स्क्वायर होता है बेसिकली इट इज़ साई इंटू साई स्टार, नॉट साई इंटू साई, साई इंटू साई स्टार होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है? साई स्टार क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास कोई मान लो इमेजिनरी नंबर है, साई ये एक इमेजिनरी नंबर है जो a प्लस आइटा b है, तो साई स्टार क्या है? साई स्टार इज़ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है? ये सब आपने मैथमेटिक्स क्लास 11th में पढ़ा है। इट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसे कहा जाता है। अगर साई हमारा कोई इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर का क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा? तो बेटा जी कुछ नहीं होता, a माइनस आइटा b होता है। बस ध्यान में रखना है, अगर कोई टर्म जैसे मान लो केवल आइटा दिया है, आइटा, ठीक है? आइटा आप सभी को पता है, आइटा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आइटा की वैल्यू -1 होती है, अंडर रूट -1 होती है। ये सब आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो बस इसको याद करना शुरू कर दो, आइटा बराबर अंडर रूट -1 होता है, इमेजिनरी फंक्शन को ये दर्शाता है। तो बेटा अगर कोई फंक्शन है, मान लो साई ही, इसकी वैल्यू माइनस आइटा है, ये इसका सिंपल साई एक इमेज नंबर है जिसकी वैल्यू माइनस आइटा है, तो मैं बोलूँ साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? तो बस इस आइटा को माइनस है तो प्लस बना दीजिएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस बना दीजिएगा। यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, a प्लस आइटा b है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना बनेगा? a माइनस आइटा b। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? मान लें यहाँ होता है a माइनस आइटा b, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना बन जाता है? a प्लस आइटा b। बहुत सरल सी बात है, यही बात मैं आपसे बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तो साई स्क्वायर क्या है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है साई इंटू साई स्टार, मतलब इमेजिनरी नंबर इंटू में इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इमेज नंबर कितना है? a प्लस आइटा b है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना हो जाएगा? a माइनस आइटा b। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब ही अगर इमेजिनरी नंबर प्लस का है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में माइनस का बना दीजिएगा, अगर इमेज नंबर माइनस का है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में प्लस का बना दीजिएगा। आप जानते हैं यहाँ पे a प्लस b है, a माइनस b है, तो आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सिंपल, ठीक? तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, और आप सभी जानते हैं अगर आइटा की वैल्यू अंडर रूट का -1 है, तो बेटा आइटा स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट का स्क्वायर आप सभी जानते हैं अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ठीक है? तो बन जाएगा a स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू में b स्क्वायर, तो बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो बेटा a और b रियल नंबर है और जो आइटा है वो हट गया, आइटा जो है हट गया, तो दैट मीन्स आपका जो साई स्क्वायर है ये रियल प्रोबेबिलिटी की बात करता है ना? क्या वास्तविक प्रोबेबिलिटी हुई किसकी? उस इलेक्ट्रॉन की, उस प्रोटॉन की जिसकी आप बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो साई स्क्वायर क्या है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कैसी निकलेगी? रियल निकलेगी, ये आपने यहाँ से देखा। ठीक है? तो आपने पूरे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ द साई, साई स्क्वायर क्या है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या-क्या यूज़ होती हैं, ठीक है? तो ये था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन।